यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की एक सच्ची घटना है। अमेरिकी नौसेना का एक विमान लौटते वक्त अचानक रास्ता भटक गया और रेडियो सिग्नल में दिक्कत भी होने लगी। विमान वाहक पोत का स्थान जानने के लिए उन्होंने हवा और समुद्री लहरों के आधार पर तुरंत एक अनुमान लगाया, लेकिन आधे घंटे की उड़ान के बाद भी वे विमान वाहक पोत का कोई संकेत नहीं पा सके। समस्या तब और बढ़ गई जब विमान का ईंधन लगभग खत्म होने लगा और ऊंचाई बनाए रखने के लिए कप्तान को बम गिराने का आदेश देना पड़ा। लेकिन ऐसा लगता था कि यह भी ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। जल्दी ही कप्तान मार्क ने पीछे बैठे 2 सदस्यों को सूचना दी कि ईंधन समाप्त होने से पहले उसे ऊंचाई घटानी पड़ेगी। उसने उनसे थोड़ी आवश्यक सामग्री जल्दी से जुटाने और समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी करने को कहा। ऐसे अचानक हालात से पहली बार जूझते हुए टीम के सदस्य काफी घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी से सब कुछ तैयार कर लिया। इसके बाद मार्क ने विमान की ऊंचाई घटाना शुरू कर दिया। अगर विमान असल में समुद्र की सतह पर रोलिंग होगा। सौभाग्य से मार्क के पास कई वर्षों का ड्राइविंग अनुभव है और लैंडिंग एकदम सही थी। पास्तूरा की मामूली चोट को छोड़कर मार्क और एल्ड्रिच सुरक्षित और स्वस्थ थे और विमान बिना किसी तरह से विघटित नहीं हुआ। लेकिन फिर भी विमान डूबने में देर नहीं लगेगी, इसलिए उन्होंने जल्दी से ऊपर का दरवाजा खोल दिया। मार्क के बाहर कूदने के तुरंत बाद उन्होंने लाइफ बोट खोलना शुरू कर दिया और अन्य 2 अलग से आवश्यक वस्तुओं की तलाश कर रहे थे। जल्द ही पास्तूरा ने पाया कि सीट बेल्ट को किसी भी तरह से नहीं खोला जा सकता था और विमान इस समय बहुत तेजी से डूब गया था और जल्द ही वे समुद्र में डूब गए। सौभाग्य से उनके लगातार प्रयासों के बाद उन्होंने सीट बेल्ट सफलतापूर्वक खोल दी। फिर तुरंत उन्होंने अपनी इन्फ्लेटेबल जैकेट खींचकर ऊपर की ओर तैरना शुरू कर दिया। पीछे मौजूद साथियों ने कुछ सामान इकट्ठा किया और विमान समुद्र के तल में डूबने से पहले दोनों जल्दी वहां से निकल गए। इसके बाद तीनों ने रात को एक दूसरे से अपना परिचय दिया। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने माना कि अगली सुबह उन्हें बचाव विमान मिलेगा, इसीलिए उन्होंने ज्यादा चिंता करना आवश्यक नहीं समझा। फिर उन्होंने अपने पिछले करियरों के बारे में खुशी से बातचीत की। फिर भी यह महसूस नहीं किया कि उनकी वर्तमान स्थिति कितनी खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन उन्होंने आखिरकार बचाव विमान का इंतजार। यह तो मालूम था कि उनकी स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। आखिरकार काफी इंतजार के बाद उन्हें बचाव विमान नजर आया, लेकिन जल्द ही मार्क यह समझ गए कि विमान उसी मार्ग पर उड़ रहा था जिस पर पहले भी उड़ान भरी गई थी। इसका संकेत था कि विमान ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा और ईंधन खत्म होने के कारण वापस लौट आएगा। इस स्थिति में मार्क ने पास्तूरा से कहा कि बचाव दल का ध्यान आकर्षित करने के लिए पैराशूट को पानी की सतह पर डालें, लेकिन पास्तूरा ने यह कहकर निराश किया कि उनके पास पैराशूट नहीं है। तब उन्होंने बगल में खड़े एल्ड्रिच से सिग्नल फ्लेयर दागने के लिए कहा, लेकिन एल्ड्रिच ने भी कहा कि वे उसे साथ लेकर नहीं आए हैं। हालात गंभीर थे, इसलिए मार्क ने सबको तुरंत कोई भी चीज उठाकर हिलाने को कहा ताकि इस तरह बचाव दल का ध्यान आकर्षित किया जा सके। लेकिन मुश्किल से 2.5 मिनट की कोशिश के बाद भी उनके सामने बचाव विमान को ईंधन की कमी के कारण लौटते हुए देखना पड़ा। यह दृश्य सभी को कुछ पल के लिए अवाक कर गया। हालांकि खुली समुद्र में उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। तेज यहाँ एक कप्तान के रूप में मार्क को यह पता था कि आगे वे सिर्फ अपने ऊपर ही निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि कोई और बचाव विमान नहीं आएगा। उन्होंने सबको कहा कि सभी चीजों को इकट्ठा करें और उनकी जांच करें। जांच करने के बाद पता चला कि न भोजन है और न पानी, केवल कुछ साधारण उपकरण थे। पास्तूरा ने यह भी पाया कि लाइफ बोट 1937 में बनी थी, जो अब 4 साल पुरानी हो चुकी थी और यह पता नहीं था कि यह कब तक टिकी रह सकती है। इसलिए मार्क ने सबको अपने जूते उतारने और वजन को जितना हो सके हल्का करने का निर्णय। यह हुआ कि जब उन्होंने अपने जूते फेंक दिए तो मुड़कर देखा कि मार्क ने अपने जूते बचाकर रख लिए हैं। वे थोड़ा हैरान रह गए, लेकिन मार्क ने समझाते हुए कहा कि अगर कभी जमीन मिली तो किसी को तो जूते पहनकर मदद तलाशने के लिए जाना होगा। यह सुनकर वे सहमत हो गए। शाम होते होते मार्क की प्यास असहनीय हो गई। आखिरकार उसने अपने जूते में मूत्र भरकर थोड़ा सा चखा। अविश्वसनीय रूप से उसे स्वाद ठीक लगा और उसने उसे कई घूंट पी लिया। साथ में बैठे ऑल्ड्रिच यह देखकर घिन महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि वे प्यास से मरना पसंद करेंगे, लेकिन इस तरह से अपनी प्यास नहीं बुझाएंगे। तीसरे दिन जागने के बाद उन्होंने फिर से काल्पनिक कॉफी पीने का नाटक किया, लेकिन इससे उनकी भूख और बढ़ गई। मार्क को समझ आ गया कि ऐसे गुजारा नहीं होगा और खाने का इंतजाम करना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि वे देखें कि सामग्री में मछली पकड़ने के लिए कुछ मिल सकता है। ऑल्ड्रिच ने खोजा और एक धागे की रील मिली, जबकि पास्तूरा को एक मैगजीन क्लिप मिली, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया। पहले उसने खोलकर सारी गोलियां बाहर निकाली और फिर स्प्रिंग को निकालकर मछली के हुक जैसा मोड़ दिया। इसे धागे से बांधा और वजन के लिए प्लायर लगाकर लाल स्कार्फ का टुकड़ा नकली चारे की तरह हुक पर लटका दिया। इस तरह एक सरल मछली पकड़ने की किट तैयार हुई, जो देखने में खास। पकड़ने के उपकरण एल्ड्रिच इंतजार नहीं कर पाया। इसे उठाने के बाद उसने तेजी से मछली पकड़ने वाले समूह को पानी में फेंका। मछली पकड़ने में नौसिखिया होने के नाते मुझे नहीं पता कि यह प्रभामंडल की वजह से था या नहीं, लेकिन मछली ने जल्दी ही हुक पकड़ लिया। ताकत देखते हुए मछली काफी बड़ी मालूम हो रही थी। वह इसे नियंत्रित करने में थोड़ा मुश्किल महसूस कर रहा था। उसके पास खड़ा पास्तूरा फौरन मदद करने आया। नतीजतन दोनों ने बहुत कम समय के लिए एक साथ ताकत लगाई और रस्सी टूट गई। वे बेहद हैरान रह गए, लेकिन यह नहीं सोचा था कि नीचे मौजूद मछली उनसे भी ज्यादा भूखी होगी। उसके बाद उन्होंने जल्दी से हुक बदल दिया। अप्रत्याशित रूप से अगले 2 दिनों में मछली पकड़ने का हुक असल में था